माँ, बीवी और बेचारा पति। क्या हो जब सास बहू की साजिश का शिकार हर बार बेचारे पति को बनना पड़े। आइए देखते हैं। सुमित खाने की मेज पर बैठा था, जहां उसकी एक तरफ उसकी बीवी बिपाशा और दूसरी तरफ उसकी माँ शीला बैठी थी। क्या हुआ, आप दोनों सास बहू मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? अरे मैं तो बस तुम्हारी थाली की घटती बढ़ती देख रही हूँ। मगर लगता है सासू माँ घूर घूर कर आंखों से तुम्हारा लेमिनेशन कर रही है सुमित। बहू के ऐसे बोल पर सास कहाँ चुप बैठने वाली थी। ये लेमिनेशन भी मुझे तेरे करके करनी पड़ रही है बहू। अरे देख जरा, क्या हालत बना दी है तूने मेरे बेटे की। ढांचा ढांचा दिख रहा है इसका। 6 दिन कोल्हू के बेल की तरह खटता है मेरा बेटा। एक संडे मिलता है बेचारे को, उस एक दिन में तू उसका सर खा जाती है। अच्छा, अगर इतनी है तो फिर खुद क्यों नहीं कर लेती अपने बेटे की खातिरदारी। एक दिन का भले ना उकसाया जाए, मगर तड़कते भड़कते ताने देना कोई आप सास से सीखे। इस तरह दोनों सास बहू संकेत के पीछे लड़ बैठती हैं। बेचारा पति करता भी तो क्या, सिवाय खुद में फुसफुसाने के। ए देवा, उठा ले रे बाबा। जब देखो दोनों सास बहू मैदान में उतर जाती है। भाग मिल्खा भाग, वरना वरना बस इन सास बहू के लड़ाई लफड़े में फंसकर रह जाएगा। सास बहू के बीच खटपट होता देखकर सुमित बिना खाना फिनिश किए फटाफट से अपना बैग लेकर ऑफिस के लिए खिसक लेता है, जहां जतिन उससे कहता है, क्या बात है मेरे यार, आज फिर सुबह सुबह माँ और बीवी के बीच में महाभारत की जंग छिड़ी है क्या? अरे पूछ मत यार, मैं तो माँ और बीवी के बीच में फंस कर रह गया हूं। एक तरफ माँ खींचती है, एक तरफ बीवी खींचती है। दोनों सास बहू मुझ बेचारे पति के साथ च्युइंगम की तरह खींचातानी करते रहते हैं। बहुत परेशान हो गया भाई। अब शादी के बाद हर लड़के का यही हाल होता है भाई। अरे सास बहू के कलेशबाजी में बेचारे हम जैसे पति पिस कर रह जाते हैं। चल अब काम कर ले, वरना बॉस की बातें सुननी पड़ेगी। उसके बाद सुमित काम में लग जाता है और देर रात जब थका हारा वो घर पहुंचता है तो उसकी बीवी बिपाशा उस पर टूट पड़ती है। हाउ डेयर यू सुमित, तुम तो सुबह भीगी बिल्ली की तरह ऑफिस भाग गए। अरे दफ्तर नहीं जाएगा तो घर का दाना पानी क्या तेरे मायके वाले चलाएंगे? कितना शौक था मेरे सुमित को बुलेट बाइक का। क्या पता था कि तेरे मक्कार मायके वाले आखिर में हमें ठेंगा दिखाकर ठग देंगे। अपनी सास की आग लगाओ बातें सुनकर बहू बेचारे पति पर पिनक पड़ती है। सुमित, सासू माँ जो कह रही है वो सही है। यार बिपाशा, बेबी तुम खामखा मुझ पर क्यों चिढ़ रही हो यार? अब मैंने क्या कर दिया है? मैंने क्या किया? सारे फसाद की जड़ तो तुम हो। मुंह देखा है, तुम्हें तो कोई घोड़ी भी घास न डाले। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया। मैं मिल गई ना, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। आए बड़े बुलेट पर बैठने वाले। बिपाशा सास का सारा गुस्सा बेचारे पति पर उतार कर पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। ये तो रही बीवी की बात, मगर माँ की सुनी तो अभी बाकी थी। क्यों मेरे लाल, मुंह में क्या दही जमा रखी है? बीवी 4 बातें सुनाकर चल दी और तू ताकता रह गया। अरे पति है तू उसका, उसे कमा कर खिलाता है, माचो बन समझा। ये बोलकर माँ भी चली जाती है। बेचारा पति सास बहू की बातें सोच सोच कर सर पकड़ लेता है। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। एक सुबह बिपाशा हॉल में पोछा लगा रही होती है, तभी सुमित जल्दबाजी में बाहर जाने लगता है, जिससे फर्श गंदा हो जाता है और बिपाशा जोर से चिल्लाती है, सुमित, तुम्हारी आंखें है कि बटन? मेरा काम बढ़ा दिया। अरे फर्श ही तो गंदा हुआ है, कोई पहाड़ तो नहीं टूट पड़ा जो बेचारे अपने पति पर ऐसे चिल्ला रही है। सासू माँ, आपको बीच में बोले बिना रहा नहीं जाता क्या? मैं अपने पति से बात कर रही हूँ। अरे भूल मत बहू, तेरे पति से पहले वो मेरा बेटा है, समझी ना? खबरदार जो उसे डांटा डपटा तो ये सास तेरी शामत ले आएगी। इस तरह एक बार फिर दोनों सास बहू में खटपट शुरू हो जाती है, जिसे देखकर बेचारे पति को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या और क्या ना। बस करो यार आप दोनों, एक पोछे के पीछे आप सास बहू ने बवाल खड़ा कर दिया है। अरे मुझे आंखें क्या दिखा रहे हो? सासू माँ को समझाओ। किसने कहा था सासू माँ को हम मियाँ बीवी के कलेश में कूदने को? हाँ हाँ, भर ले मेरे बेटे के कान। इसके सिवा तुम आजकल की बहू को आता ही क्या है? सही कहती है कम्मो, शादी के बाद बेटा जोरू का गुलाम बन जाता है, फिर उसे माँ से कहाँ मतलब। ये कहते हुए सास चालाकी से झूठ मूठ का रोना रोने बैठ जाती है। ये देखकर सुमित मायूस हो जाता है। आई एम सॉरी माँ, मेरा मिजाज गर्म हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर देना। अच्छा सुनो, देखो मुझे दफ्तर के लिए देरी हो रही है, मैं चलता हूँ, मैं बाद में बात करूंगा, है ना?
प्लीज। ये कहकर सुमित ऑफिस आ जाता है। सत्तू सब्जी वाला सास बहू के घर के आगे से गुजरता है। ए सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी हरी हरी सब्जी। अरे आओ आओ बहनों, ताजी ताजी तरोई ले लो, तरोई, आलू आलू, कांदा ले लो। दोनों सास बहू बाहर आती है। तभी शीला की नजर सब्जी वाले के ठेले पर पड़े हरे भरे सोए पर जाती है। सुमित को आलू सोए की सब्जी कितनी भाती है। आज मैं अपने बेटे के लिए उसके मनपसंद का खाना बनाऊंगी। अरे जरा ठहरो, कैसे दे रहे हो सोया? 15 का पहिया है चाची, कितना दे दे? 1 पाव कर दो। अच्छा, तो मेरी सासू माँ मेरे पति को पोटने के लिए उनके मनपसंद की सब्जी बनाने वाली है। अभी बताती हूँ। बहू ठुमकते हुए सब्जी वाले के ठेले पर आकर टिंडे उठा अपनी सास को टशन भरी आंखों से देखते हुए कहती है, अरे वो सब्जी वाले, जरा जल्दी से 1 किलो टिंडे तोल दो। आज मुझे अपने पति के लिए उनके मनपसंद की सब्जी बनानी है। दोनों सास बहू सुमित के लिए उसके मनपसंद का खाना बनाती है। शाम को जब सुमित घर आता है तो खाना देखकर खुश हो जाता है। क्या बात है, आज तो आप दोनों ने सारा खाना मेरे पसंद का बनाया है। अरे बेटा ये ले, आलू और सोए की सब्जी चख, बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। हाँ हाँ माँ, चखता हूँ मैं। सुमित मजे ले लेकर अपने माँ के हाथों के बनाए आलू सोए की सब्जी के चटकारे लगाने लगता है, जिसे देखकर बीवी चिढ़कर अपनी बनाई हुई सब्जी वहां से हटाने लगती है। अरे बिपाशा, ये क्या कर रही हो यार, मुझे टिंडे की सब्जी तो ट्राई करने दो। कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने माँ के हाथों बना हुआ खाओ। और आप सासू माँ, कल से सुमित का टिफिन आप बनाओगी। हाँ हाँ बना लूंगी। वैसे भी तूने मेरे बेटे को अपने हाथों का खाना खिला पिलाकर कोई पहलवान नहीं कर दिया। तेरे हाथों का पका पकाया खाना खाकर मेरे बेटे की हालत पतली हो गई है। अब शीला बनाएगी खाना। उस वक्त तो सास हाँ कर देती है, मगर वैसा होता कहाँ है। सास बहू के नोक झोंक का नतीजा बेचारे पति के पेट पर लगता है, जिसे देखकर सुमित का बॉस उससे बोलता है, अरे सुमित, क्या बात है यार, तुम इतने डिप्रेशन में क्यों दिखाई दे रहे हो? सुमित अपने बॉस को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर बॉस उसके कान में कहता है। ऐसे ही ढलते दिन के साथ सुमित ऑफिस से छुट्टी लेकर घर में रहने लगता है, और वो ना तो अपनी माँ से बात करता है और ना ही बीवी से। ये देखकर बिपाशा एक डॉक्टर को घर बुलाती है। डॉक्टर साहब, सुमित को क्या हुआ है? देखिए, सुमित किसी बात से बहुत डिप्रेस हो गया है। उन्हें एक अच्छे एनवायरनमेंट की बहुत जरूरत है। मेक श्योर कि उनके आसपास सिर्फ खुशी हो, कोई झगड़ा नहीं हो। ये सुनकर दोनों सास बहू बेचारे पति को देखकर रोते हुए बोलती हैं, हे भगवान, मैंने तो सोचा नहीं कि हम सास बहू की लड़ाई से मेरा बेटा ऐसा हो जाएगा। बहू, तू मुझे माफ कर दे। अब मैं फिर कभी तुझसे कोई झगड़ा झंझट नहीं करूंगी। माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम सास बहू की नोक झोंक का बेचारे मेरे पति पर ऐसा नतीजा निकलेगा। अब हम फिर कभी नहीं लड़ेंगे। इसके बाद बिपाशा और शीला सुमित की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करती है, वो भी बिना लड़े। वो उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और खुद भी प्यार से रहती है, जिसे देखकर आखिर में सुमित मन ही मन मुस्कुराते हुए बोलता है, व्हाट एन आइडिया सर जी, आखिरकार ये लड़ाकू लुगाई घुल मिल गई है ना। क्यों, दे दिया ना झटका। तो आप समझे दोस्तों, दरअसल सास बहू में आया बदलाव बेचारे पति का बिछाया हुआ जाल था। अरे जल्दी तैयार हो जाओ, माँ ने हमें इस तरह देख लिया तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। वो हमेशा ही गुस्सा रहती है, ऐसा कब हुआ जब वो गुस्सा ना हुई हो। खैर छोड़ो, मैं तो अच्छे से तैयार होंगी। अरे इकलौते भाई की शादी जो है। मैं तो एकदम बढ़िया तैयार हो गई। देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ। मेरी ड्रेस और मेरा मेकअप, ऊपर से ये मेरा गोरा रंग, कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, जब देखो अपने मुंह से अपनी तारीफ करती रहती हो। अरे तुम सबसे ज्यादा सुंदर तो मैं ही लग रही हूँ। बस बहस करना बंद करो, हम चारों ही बहुत प्यारी लग रही हैं। चलो अब चलते हैं। नताशा, पायल, आरती और सीमा चारों बहनें ही अच्छे से तैयार होकर अपने भाई के पास पहुंच जाती हैं। वो चारों अपने भाई की बारात लेकर अपनी होने वाली भाभी के घर जा रहे होते हैं। सभी लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। देखते ही देखते बारात हिमानी के घर पहुंच जाती है, जिसके बाद तुषार मंडप में जाकर बैठ जाता है। भाई थोड़ी देर की ही और बात है, फिर तो आपकी हमसफर इसी मंडप में आएंगी और तुमसे शादी कर लेगी। उसके बाद आप भी शादीशुदा हो जाओगे। हाँ हाँ, वैसे हमारी होने वाली भाभी दिखती कैसी है? माँ ने तो हमें फोटो दिखाई ही नहीं।
अरे मैं अपने भाई के पसंद को जानती हूँ, जैसी भी होगी लड़की सुंदर बहुत होगी। अब मैं अपनी मुंह से क्या ही तारीफ करूं, जब तुम्हारी भाभी आएगी तो तुम खुद ही देख लेना। अरे देखो देखो, हमारी होने वाली भाभी आ गई। हिमानी शादी के जोड़े में मंडप की तरफ बढ़ते हुए आ रही होती है। जैसे ही हिमानी मंडप में पहुंचती है, तुषार की चारों बहनें उसे देखकर हैरान रह जाती है और एक दूसरे के कान में कहने लगती है, हे भगवान, ये क्या? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या यही है वो लड़की जिससे भाई शादी करने वाले हैं? हे भगवान, ये तो कोयले जितनी काली है। इतनी काली लड़की से भैया शादी क्यों कर रहे हैं? अरे मैं तो कहती हूँ भैया को शादी करने के लिए मना कर देते हैं। अरे हमारे भैया को तो कोई भी सुंदर लड़की मिल जाएगी। अरे भूलो मत, भैया ने खुद ही तो इन्हें पसंद किया है। भैया की लव मैरिज है। जब भैया खुद इस लड़की से शादी करना चाहते हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? पायल की बात सुनने के बाद सीमा, आरती और नताशा चुप हो जाती है। देखते ही देखते हिमानी की शादी तुषार से हो जाती है और वो अपनी पत्नी को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहाँ हेमलता अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा घर में स्वागत है। हिमानी ने लंबा सा घूंघट कर रखा होता है, जिसे देखकर हेमलता कहती है, अरे बहू बस करो, इतना लंबा घूंघट क्यों रखा है? अरे हम पुराने जमाने के सास ससुर नहीं है। तुम चाहो तो अपना घूंघट ऊपर कर सकती हो। हेमलता की बात सुनकर हिमानी अपना घूंघट ऊपर करती है, जिसके बाद हेमलता जैसे ही हिमानी को देखती है, उसकी आंखें 2 से 4 हो जाती है। हे भगवान, ये क्या? ये लड़की इतनी काली है। अरे माँ, क्या हुआ? आप तो अचानक से चुप हो गई हो। अरे वो कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। वैसे तुम्हारी पत्नी थक गई होगी, जाओ बहू को अपने कमरे में ले जाओ, थोड़ी देर आराम कर लेंगे। हेमलता की बात मानकर तुषार हनी को अपने कमरे में ले जाता है। उसके जाते ही चारों की चारों बहनें अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, ये सब क्या है? इतनी काली बहू इस घर में? मेरे भाई को कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती थी। अब मैं तुम चारों को क्या ही बताऊं। पहले ही तुम्हारे भाई ने मुझे जाने से मना कर दिया था। तुम्हारे पिताजी ही लड़की के घर पर जाकर रिश्ता पक्का करके आए थे और उन्होंने मुझे हिमानी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैं तो ये सोच रही हूँ, 2 दिन बाद ही होली का त्योहार है, सभी मेहमान घर पर आने वाले हैं। अगर इस काली बहू को देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। अरे माँ, मेरे पास एक प्लान है। मैं कहती हूँ, क्यों ना हमारे सभी मेहमानों के आने से पहले इन 2 दिनों के अंदर हम इसे इतना टॉर्चर करें कि ये यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भाग जाए। पायल की बात सुनकर हेमलता उसकी बात पर अमल करती है, जिसके बाद चारों बहनें अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी भाभी को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। पहले दिन से ही वो बेचारी हिमानी से खूब सारा काम करवाते हैं। अरे भाभी, ये सब क्या है? देखना जरा, चारों तरफ कितनी धूल हो रही है। 2 दिन बाद मेहमान आने वाले हैं, जल्दी से इसे साफ कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ये सारी साफ सफाई अच्छे से कर देती हूँ। हिमानी जल्दी से कपड़ा लेती है और पूरे घर की डस्टिंग शुरू कर देती है। वो घर की डस्टिंग कर ही रही होती है कि तभी सीमा ढेर सारे गंदे कपड़े लेकर हिमानी के पास पहुंचती है और उससे कहती है, आपको क्या भाभी बनने का शौक ही था बस? देखो जरा, कितने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं। भाभीओं का काम होता है कि घर की साफ सफाई और सभी कामों की जिम्मेदारी अच्छे से संभाले। आप तो कुछ भी नहीं कर रही हो। नहीं नहीं सीमा, ऐसा नहीं है, मैं भी घर की डस्टिंग कर रही थी। बस इसे खत्म करते ही कपड़े धो दूंगी। वाह जी वाह, आए हुए 1 दिन नहीं हुए हैं और आप पहले दिन से ही घर में बहाने बनाने लगी हो। ताना देने के बाद सीमा वहां से चली जाती है। हिमानी को ये सब बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुप रहती है। मुझे लगता है कि सब लोग मिलकर मेरा इम्तिहान ले रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इस इम्तिहान को पास करके ही रहूंगी। हिमानी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसकी ननद पायल उसके पास आती है और कहती है, ओहो, ये क्या? अभी तक सोच ही रही हो? अभी तो आपको ये कपड़े भी धोने हैं और बहुत सारे गंदे बर्तन भी धोने हैं। कब करोगी इतना सारा काम? चिंता मत कीजिए ननद जी, मैं सारे काम अच्छे से कर लूंगी। आप बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। हिमानी ऐसा कहकर घर के सारे काम कर लेती है। वो घर की साफ सफाई भी करती है और कपड़े भी धो लेती है और आखिर में वो सारे बर्तन धो लेती है। जिसके बाद नताशा उसके पास आती है और कहती है, हे भगवान, कैसी भाभी हो तुम? हम लोग सुबह से भूखे हैं और आपने हमारे लिए खाना ही नहीं बनाया है।
नताशा की बात सुनते ही हिमानी रसोई में जाती है और जल्दी से खाना बनाकर सबके लिए टेबल पर लगा देती है। सारा खाना खत्म होने के बाद वो अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, जिसके बाद हेमलता अपनी चारों बेटियों से कहती है, अरे ये कल्लो माई तो काम में बहुत तेज निकली। अगर ये इसी तरह सारे काम अच्छे से करेगी तो हमें तो इसे इस घर से निकालने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। अब तो बस एक ही काम हो सकता है कि होली वाले दिन हम इस कल्लो माई को एक कमरे में बंद कर दें, तभी हमें इससे छुटकारा मिल पाएगा। नताशा की बात सभी मान जाती है, जिसके बाद होली भी आ जाती है। होली वाले दिन सभी लोग बहुत खुश होते हैं। नताशा किसी बहाने बेचारी हिमानी को एक कमरे में ले जाती है और वहां किसी तरह से उसे बंद कर देती है, जिसके बाद वो दरवाजे पर खड़ी होकर खुद से कहती है, इस घर में इस कमरे की आवाज कभी बाहर नहीं आती। बेशक आवाज कमरे के अंदर चली जाए, अब ये इससे बाहर ना आ पाएगी और ना ही हमारे मेहमान इस कल्लो माई को देखेंगे। चारों बहनें खुशी खुशी होली का त्योहार मना रही थी। वहीं दूसरी तरफ बेचारी हिमानी कमरे में बंद होकर रो रही होती है। आखिर मेरी ननद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो उनका कभी बुरा नहीं सोचा। उन्होंने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब मैं क्या करूं? ये मेरी तुषार जी के साथ पहली होली थी। हिमानी बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़के पायल को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसी कमरे में ले आते हैं जहां हिमानी को बंद करके रखा होता है। वो उसे परेशान कर रहे होते हैं। अंदर से हिमानी को सारी आवाज सुनाई दे रही होती है। अरे ये क्या? ये तो पायल की आवाज है। लगता है वो मुसीबत में है। अब मैं क्या करूं? छोड़ दो कमीनों, मुझे छोड़ दो। क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ? मेरी माँ और मेरी बहन को पता चल गया तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो लड़के पायल के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं। अंदर से हिमानी ये सब सुनकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। देखते ही देखते वो दरवाजा तोड़ लेती है, जिसके बाद हिमानी अपनी ननद पायल को उन लड़कों से बचा लेती है। पायल तुरंत ही हिमानी को गले से लगा लेती है। हमें माफ कर दो भाभी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप इतनी अच्छी हो कि मैं बता नहीं सकती। हमने इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन आपने फिर भी मेरी जान बचाई। जो हुआ उसे भूल जाओ और अपने इस त्योहार को अच्छे से मनाओ। अरे मेरे लिए तुम सभी एक समान हो। पायल अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में अपनी तीनों बहनों और अपनी माँ को बताती है, जिसे सुनकर उन्हें भी बहुत अफसोस होता है और वो सभी मिलकर हिमानी से माफी मांगती हैं। नहीं नहीं, आप सभी को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि हम प्यार प्रेम से रहें। हिमानी की ये बात सुनने के बाद उसकी चारों ननद उसे रंग लगाती है, जिसके बाद उसकी चारों ननद उसके साथ अच्छे से होली खेलती है और वो चारों अपने मन से काले और गोरे रंग का भेदभाव हमेशा हमेशा के लिए निकाल देती है।